दिनों में हमको हवा भी खरीद करके सांस लेना पड़े। ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो हम लोगों को उपयोग के लिए है, इस प्रकृति में है, लेकिन वो कम होते जा रहे हैं। और इस कम होते जा रहे हैं तो फिर उस पर कंट्रोल, किसका नियंत्रण में होगा, ये बात होगी। कौन इस संसाधनों को नियंत्रित करेंगे? जिनका नियंत्रण होगा, जिसका राज होगा उस संसाधनों पर, उसकी फायदा होगा, वो उसको उपयोग कर पाएंगे। जितने भी लड़ाइयाँ इस दुनिया में हुई है, आप लोग याद कीजिएगा, सब इस संसाधनों पर नियंत्रण की बात को लेकर के हुआ। ये राज मेरा होगा, या यहाँ पर मेरा राज होगा, कि यहाँ पर मेरा राज होगा। और आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जो है, राज करना तो राजनीति है, आर्थिक व्यवस्था एक संसाधन है प्रकृति का और मानव संसाधन। और ये एक ही चीज के एक ही सिक्का के दो पहलू है हमारे समय। ये प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रण को ही राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स वही है, चाहे मानव संसाधन पर हो चाहे प्राकृतिक संसाधन पर हो। और सारे दुनिया का पॉलिटिक्स आज इसी पर निर्भर है कि दुनिया का संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे तेल हो, या जो भी जमीन के अंदर हो, या आने वाला दिनों में हो सकता है पानी पीने लायक पानी का भंडार जहाँ हो, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है। तो आज हम लोग इस बात को लेकर जो पॉलिटिक्स है, संसाधनों पर नियंत्रण का जो लड़ाई अब लड़ी है और लड़ा गया इतिहास में, और आजकल के दिनों में भी जो लड़ाइयाँ होगा तो इसी बात को लेकर के होगा। आज भी जो लड़ाइयाँ हो रहे हैं वो तो इसी के लिए लेकर के चल रहे हैं कि हम किस संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो। और हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे हमारा देश के संसाधनों को प्राइवेट कंपनियों को बेच रहा है, तो उनका नियंत्रण होगा। जो सरकार का, हमारे सरकार के नियंत्रण में जब तक था तो हमारा था। तो आज के इस सत्र में जमीन का पर हमारे अधिकार को लेकर जो कानून बना है और उसका क्रियान्वयन अभी झारखंड में चल रहा है, उसी को लेकर के क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इसी पर रोज रखा की बात रखेगी। पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक ये 2006 में कानून बना, 2009 से वन अधिकार कानून लागू होने लगा, लेकिन अभी तक लोग व्यक्तिगत वन अधिकार माने 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं भूमि पर, उसकी पट्टा को लेने के लिए ही अभी तक सबसे ज्यादा मेहनत हुआ है। सरकार भी उसी को सामने रख करके कानून को लागू करने का कोशिश किया, लेकिन हमको लगता है ये 2005 के पहले से खेती करने वालों को जो पट्टा मिल रहा है, ये बोनस है। असली अधिकार है कि जंगल को, समुदाय को, जो जंगल हमारे हाथ से छीना गया था, कानून बना करके हमने इसमें शुरू किया। आजाद भारत में भी कानून जंगल के बारे में बना के हमसे छीन लिया, वो जंगल हमको वापस दे रहा है। वो मान लिया कि जंगल पर आश्रित समुदाय के साथ कानून बनाते समय ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर करने के लिए जंगल का संरक्षण, समर्थन, प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा, गांव समाज को दे रहे हैं। और उस जंगल का उपयोग करने का अधिकार भी, चाहे लघु वन पदार्थ हो, विस्तार का अधिकार हो, बालू हो, मिट्टी हो, जो भी हो जंगल में है, उसको उपयोग करने का अधिकार, प्लस लघु वन पदार्थों पर जिसके अंदर पीढ़ी पत्ता वास भी है, उस पर मालिक का अधिकार, यही कानून है। लेकिन इस पर हम लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जो 2 एकड़ 4 एकड़ पट्टा वन पट्टा बोल करके उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी एक क्रांतिकारी, एक ऐतिहासिक कानून है, जिसको लेकर के जितने भी अधिकार पर केंद्रित कुछ कानून बना है यूपीए सरकार में, सूचना का अधिकार हो, काम का अधिकार हो, बहुत तरह के वन अधिकार हो, ये सब कानून तो बन गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए कोई भी सरकार को, सरकारी कदर को रुचि नहीं है। तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ करके अपने अधिकारों को लेना ही चाहिए। कानूनों को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए हमको अपने अधिकारों को लड़ करके लेना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं और सरकार को आमंत्रित करता हूँ
माँ के साथ इतना बढ़िया महिलाओं का एक माँ होने के नाते, महिला होने के नाते उनके साथ उनका उस तरह का अच्छा लगाव अपने जरूरतों को पूरी करती है। तो लेकिन हमारी गांव समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के चलते पेट्रियार्की जिसके बारे में भी कल बात कर रहे थे, बहुत जगह पर इस सब निर्णय करने का, जटिल परीक्षा करने के बारे में सब में तो जो निर्णय करने का प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे। ये अफसोस की बात। बहुत सारे ऐसे गांव है झारखंड में आज भी जहां महिलाएं टोलियां बनाकर के जंगल बचाने जाती। टोली आज फला टोली के लोग जाएंगे, कल दूसरा टोली के जाएंगे और अपना जंगल को बचा। और लोग पुरुष लोग जितना बचाएंगे उससे ज्यादा क्योंकि कोई भी टोली माने चोरी करने या माने उसको लूटने के लिए आ रहे हैं जंगल का संसाधनों को, महिला लोग और बढ़िया से झुंड में बढ़िया से उनको सामना कर पाए। ये भी तो एक सच्चाई। तो हर गांव में महिलाओं का भागीदारी इसमें बढ़ाने का, निर्णय करने का प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक कोशिश, एक पहल होना चाहिए ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव का जंगल बचे। और हम सवाल कोई बोलना चाहते हैं अभी करें। झारखंड और विभिन्न राज्य से आए हुए आंदोलनकारी साथियों को मेरी ओर से जोहार। खनन को लेकर के बात रखने के लिए मुझे मौका मिला है, तो मैं खनन को लेकर के जो मेरा जो अनुभव है काम करते करते, और मैं खुद उपभोगी भी हूँ, इसी को मैं आप सबों के सामने साझा करूँगी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो झारखंड राज्य एक खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। तो उसको हम लोग एक मैप के जरिए हम लोग देखेंगे, लेके आएंगे तो कहाँ कौन कौन सा खनिज मिलता है, कौन कौन सा जगह में, कौन क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कोयला का जो खनिज है वो उस जगह पर है ना? वो कहाँ पर है? साहेबगंज से लेकर के आपका उधर लातेहार पलामू और उधर मारोगे आपका छत्तीसगढ़, उधर इतना पूरा देश में पूरा कोयला भरा हुआ है ना? और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये छत्तीसगढ़ के इलाका में दिख रहा है वो लाल टाइप का वो बॉक्साइट है ना? वो बॉक्साइट उधर आपका महानाड प्रखंड में जो बदू पहाड़ है, होशाबाद है, उस पहाड़ में वो बॉक्साइट का वो खनिज वो वहाँ पर है ना? और उसके बाद में हम लोग पश्चिम सिंहभूम की ओर जाएंगे, उधर है ना कोल्हान जिसको हम लोग बोलते हैं, उधर में लोहा का पत्थर मिलता है ना? वो बहुत भारी मात्रा में वहाँ के जंगल में लोहा का पत्थर है जो कोयला बनता, सॉरी उससे लोहा बनता है ना? और उसके बाद में रांची का जो जिला है तमाल और पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ पर सोना का बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा भंडार वहाँ पर अभी पाया गया है ना? और वहाँ पर मुंडा आदिवासी खुद खटी क्षेत्र है, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो जो जमीन है ना खरीदा जा सकता है ना बिक्री किया जा सकता है, वैसा जगह में ये सोना का भंडार है। और वो वहाँ का जमीन का भी क्या बोलते हैं वेदांता वो कंपनी वहाँ पर लिया है, और पश्चिमी सिंहभूम में वो इस्पात वेल्थ है वो कंपनी का नाम है, वो उस जमीन को खरीदा है वो सोना खदान के लिए। और पीला पीला जो हम लोग देख रहे हैं वो यूरेनियम का जो खनिज है, जो वहाँ पर वो मिलता है वो, क्योंकि देश दुनिया का लड़ाई के लिए वो चीज इस्तेमाल होता है, जो बारूद बनता है, गोली बनता है, वो इसी से बनता है। हाँ जादूगढ़ा के साथ में अभी उसका और एक्सटेंशन हो गया है, आपका तुरामी, नारवा पहाड़, घाटी और
से ही हम लोग भूल हो चुके थे कि यहाँ का जो खनन कंपनियों का जो रवैया है किस तरीके से, उसी को देखते हुए वहाँ का जो लोग है वो काफी संघर्ष कर रहे थे और उन्हीं संघर्ष में 4 साथी शहीद हो गए। अभी 5 साल हो रहा है शहीद हो गए। 1 अक्टूबर 2016 को ये घटना घटी थी और कल उसका 5वां शहादत दिवस लोग मनाए वहाँ के लोग, है ना। तो अभी तक वहाँ का जो स्थिति है 5 साल के दरमियान में जब गोलीकांड हुआ उसके बाद से एनटीपीसी तो खनन करने नहीं सकी और वो एनटीपीसी ने और एक दूसरा कंपनी को ठेके में खनन करने के लिए वहाँ पर दी। वहाँ पर 2 कंपनी को वो दी, है ना। एक है माँ अम्बे और एक है त्रिवेणी सैनिक। और हम लोग जानते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर बनाने का कानून भी है हमारे पास, दीदी बता रही थी। तो अभी देखिए वहाँ पर, है ना, रहती जमीन जो हम खेती करते हैं उस जमीन पर खनन नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ का जो आंदोलन जन आंदोलन बहुत मजबूती होने के कारण वो वन भूमि में वो खनन शुरू अभी किया है ना। त्रिवेणी सैनिक और माँ अम्बे दोनों जगह, है ना। तो ये 5 साल के अंदर में वहाँ का जो स्थिति है अभी बहुत ही भयावह हो गया है ना। और वो उसको तो सिर्फ वन भूमि का जमीन मिला है और आगे अभी बढ़ नहीं पाया है। तो उसका जो वेस्ट जो है खनन कर रही है उसका वेस्ट खेती जमीन में डाल कर रहा है और जो खेती हो रहा था वो खेती भी बर्बाद कर रहा है। और वहाँ पर अभी ऐसा स्थिति है एक चुरचू और इति जो गांव है त्रिवेणी सैनिक का जो इलाका है वहाँ बगल में एक नदी भी है। तो उस नदी में भी पानी अभी नहीं है। तो खेती करने के लिए लोग अभी खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। साल भर जो खेती हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद में हमारा जल और जंगल जमीन बचा रहे और इसको लेकर के हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, हमारा जो पारंपरिक ग्राम सभा है, उसको भी तोड़ने का काम किया है। क्योंकि एक हमारा ये जो कानून है उसमें कि ग्राम सभा का बिना अनुमति से ये खनन कंपनी को नहीं दे सकता है और बनाने का कानून में भी ये प्रावधान है। तो उसको तोड़ने के लिए आप लोग भी पिछले वर्षों में आप लोग देखे होंगे हमारा जो ग्राम सभा है उसमें सरकार के द्वारा से लगभग सरकार के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ग्राम सभा में कमेटी भी है। मुंडा मंडी के साथ उनका सहयोग के लिए अलग अलग कमेटी है। उसको रहते हुए भी सरकार ने विकास कमेटी जैसा ये कमेटी को गठन किया था। उससे हमारा जो ग्राम सभा है उसको तोड़ने का भी काम किया था क्योंकि वो हम जो विकास का काम ग्राम सभा के माध्यम से करते हैं वो सरकार को थोपती है हमारे गांव में और कुछ लोग भी उसको बात करके वो सामान्य उपस्थित आपका गांव के ग्राम सभा में उपस्थित सभी जुझारू क्रांतिकारी साथियों को मेरा शुभ जोहार। आज मुझे यहाँ 2 बात रखने की जो महासभा की ओर से दिया है तो बहुत ही सराहनीय है। तो हम लोगों को पता है कि संघर्ष ही हमारा दीन है। चाहे मुगल लाते हो चाहे अंग्रेज लाते हो, लेकिन समय कालांतर के साथ साथ हमारा लड़ाई में संघर्ष में जैसे कि
आप लोगों को कहना चाहता हूं, पहले भी तो लड़ाई चलती आई थी, सामाजिक एवं परंपरागत अधिकारों के लिए लड़ाई, और एक तरफ राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी सामाजिक एवं परंपरागत अधिकार। तो परंपरागत अधिकार में से जंगल आता है, जमीन आता है, जल आता है। तो बहुत लोगों ने कहता है कि जल और जंगल और जमीन, उसी से सारे मुद्दे जुड़े हुए। जब भी हम जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं तो हम लोग जहां गांव बसा जंगल की स्रोत देखते, जंगल देखते थे, और जहां जमीन, जहां खेती करती जमीन देखते थे, तभी हम वहां पर जमीन। तो उसके साथ साथ अभी बहुत लोग हमारे हथियार है, उनको हथियार के नाम से बोलते हैं। तीर धनुष एक हथियार है, कुल्हाड़ा एक हथियार है कि जो तीर धनुष से हमारा हथियार नहीं, कि बार बार मीडिया की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से हथियार के नाम से प्रचार प्रसार है। तीर धनुष हमारा सांस्कृतिक पहचान है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। न कि कोई हमारा हथियार है, न किसी मारने के लिए है, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। पहले पूर्व वक्ता ने कहा घुड़काटी की बात। घुड़काटी का मतलब क्या है? घुड़काटी जमीन कैसे हुआ? खेती के लिए आप लोग पढ़े होंगे। घुड़काटी जमीन का वर्णन किया हुआ है। तो घुड़काटी का जो प्रतीक है वो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी। तो अभी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं मीडिया लोग, हमारे शासन प्रशासन लोग, ये तो हथियार है, ये कुल्हाड़ी हमारा हथियार नहीं है, हमारा घुड़काटी के प्रतीक है। तो इस तरह से हम लोग इतिहास को जाने में क्या, हम लोग भविष्य नहीं करते, नहीं लड़ाई करते। इसी अर्थ को जानना बहुत ही जरूरी है। तो समय कम है, तो आप चलते हैं नाचो साई की ओर। पूर्वी सिंहभूम प्रखंड के अंतर्गत एक सुदूर गांव नाचो साई, वहां अवैध खनन, पत्थर खनन, जैसे कि आप लोग पता है सरकार की ओर से मंजूरी मिलती है, उसके बाद ही कोई ठेकेदार वहां खनन करते हैं। तो देखिए हमारे पास संविधान हमारे पक्ष में है, कानून हमारे पक्ष में है, अभी भी सरकारी तंत्र ने, प्रशासन ने कैसे वहां खनन की मंजूरी देते हैं। तो कैसे मंजूरी देते हैं और वहां खुदाई किया जाता है। आप लोगों को बता दो कि जहां खुदाई की पार्टीशन क्या स्वीकृति दी है जिला प्रशासन ने, उस जगह में सांस्कृतिक धरोहर है। माघ गुरु पूजा होती है। माघ गुरु के बारे में जानते होंगे। माघ गुरु, जहां माघ गुरु से पूरा गांव को घेरा जाता है और जब पूजा करके वह गांव बसाते हैं। जिस जगह की बात कर रहा हूं वहां माघ गुरु की पूजा होती है। लेकिन सरकार और प्रशासन क्या है कि तो दुनिया मतलब अलग उनका दृष्टि है, परिभाषित है उस जगह को। ये बहुत बड़ी हम लोगों को समझने की बात है। तो उसमें जिस डूबने की बात करते हैं सरकार, और जहां पे खनन लीज दिया हुआ है वो हमारा धरोहर है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक पवित्र स्थल है माघ गुरु की पूजा। वहां पर
किया जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने एक लड़ाई का जरिया रखा, लड़ाई का माध्यम लगा, जो एक ग्राम सभा को सशक्त बनाया, और उस ग्राम सभा के माध्यम से इस लड़ाई को जीता जाए, तो हम लोग रणनीति बनाए। तो ये जो लड़ाई था 2016 से ही था, और ये जो तेज हुआ 2019 से इसका लड़ाई तेज हुआ। संघर्ष और लड़ाई जारी है और खूब लड़ाई भी जारी है। बहुत सारे आरटीसी का कानून लगाया गया हम पे, बहुत सारे वहां पे लोगों के जरिए दलालों का वहां भेज के लोगों को भटकाना शुरू कर दिए। ये तो सरकार की जमीन है, ये तो पत्थर है, सरकार की है, और इस तरह से वहां लोगों को मैनेज किया गया। चारों तरफ मुखिया, सरपंच, वहां के स्थानीय नेताओं को पूरा मैनेज कर दिया। तो इस विषम परिस्थिति में वहां के लोग जो है, वहां के ग्राम सभा जो है, इस तरह से डटे रहा लड़ाई। 2019 में जो वहां की सबसे बड़ी पर्व मनाते थे उस इलाका में मकर पर्व था, उससे पहले उस तरह से प्लान बनाया था कि वहां जाना है, और उस समय कोई नहीं होंगे, सब बजा दिए। तो उस समय प्रशासन के साथ तो कम संख्या होने के बावजूद भी वहां की महिलाओं ने बहुत जबरदस्त विरोध। उसके बाद संघर्ष जारी रहा। रणनीति के बाद हम लोग ग्राम सभा के से एक जनसभा का आयोजन, जिससे जिला के संबंधित जितने सारे विभाग हैं उनको बुलाया गया जनसभा। वहां के जो दलाल थे क्या, वहां के स्थानीय विधायक उन्होंने क्या, ये तो फर्जी है, ये नौटंकी है। उसके बाद हम लोग, हमारा वो सफल रहा, कोई भी अधिकारी नहीं आया, ठेकेदार आया, वो जवाब देने से मुकर गया और तो हम निर्णय लिया क्या, देश में 3 त्योहार माने जाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। क्योंकि मैं गांधी विचार से आता हूँ और औपचारिक रूप से मैं गांधी विचार का पाठ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इसलिए मैं सबसे पहले उनको मैं अपना एक मूल्य मानता हूँ, इसलिए मैं उसका स्मरण करता हूँ। और साथ ही साथ आज शुभ दिन इस धरती के लिए उससे भी बढ़कर के है कि आज इस धरती, इस माटी के 45 जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है, और इन्होंने लोकतंत्र की, आदिवासी के पहले सबसे पहला नेता जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना देश से लेकर दुनिया तक में प्रतिष्ठित किया, मैं उनको। इसके बाद मैं इस झारखंड जन अधिकार महासभा, जिसने आज हमको यहाँ तक ये इस मंच से बोलने का अवसर दिया, अभी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए दिया, और आप सबों को उसमें जोड़ा, बुलाया, इनका प्रयास और यह आज का ये कार्यक्रम जिसको सफल बनाने के लिए आप यहाँ से लेकर के बाहर बैठे हुए जैसे श्रोता, दर्शक, दीर्घा में बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, गांव से आए हुए हमारे भाई बहनें, सबों को मैं हार्दिक रूप से नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, सलाम करता हूँ। अब मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मुझे जो भाषण मिला है वो है अडानी विषय। मैं गोड्डा जिला से आता हूँ, जहाँ प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट का काम चल रहा है, और अडानी पावर प्लांट जो केंद्र की सरकार और या कहिए मोदी सरकार, जिसके एजेंडा में मेक इन इंडिया के तहत
एक पॉइंट, ऊर्जा आधारित विकास। देश का विकास होना है तो ऊर्जा जब तक नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा, कल कारखाने नहीं लगेंगे, लोगों को बिजली नहीं, विभिन्न तरह की जो बातें हैं, यानी ऊर्जा आधारित विकास। उसी के तहत गोड्डा जिला के कई गांवों में भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकार के देखरेख में वहां जमीन अधिग्रहण किया चली। शुरुआत वहां से होती है जब कंपनी का गाड़ी कुछ वीआईपी गाड़ियां वहां सुदूर देहात में गई तो मेरी नजर उस पर पड़ी, तो मुझे लगा कि ये कोई बड़े लोगों की गाड़ी है, बड़े लोगों का ही है, आन जान यहाँ शुरू हो गया है। तो मुझे पता चला बाद में कि अडानी कंपनी आने वाली है और वो बिजली प्लांट यहाँ लगा है, और मैं उसी दिन से उसी क्षण से मुझे बिजली से कौन रही और मैं खोज पड़ताल में लग गया और वहीं से उसका भी कार्यक्रम जमीन अधिग्रहण संबंधी जमीन लेने के लिए, और मेरा कार्यक्रम कि ये जमीन यहाँ पावर न लगे, पावर प्लांट न लगे, इसलिए न लगे, न लगने का हमारा जो था मुद्दा था पहली बार कि वहां की सारी जमीनें जो ली गई है वो किसानी जमीन है, वो खेती की जमीन है, बहुफसली जमीन है। पहला मुद्दा था कि बहुफसली जमीन है, अगर यहाँ की जमीन चली जाएगी तो किसान मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएगी, भिखारी हो जाएगी। दूसरा मुद्दा कि बिजली बनेगी यहाँ और सारी की सारी बिजली चली जाएगी, बांग्लादेश 1600 मेगावाट बिजली बनेगी और वो ऑलरेडी पहले से एमओयू है भारत सरकार और बांग्लादेश के जो कंपनी के साथ मिलकर के ट्राइपार्टी एग्रीमेंट कि वो सारी की सारी बिजली बांग्लादेश चली जाएगी। तो भाई कैसी जब विकास, भारत सरकार कहती है ऊर्जा आधारित विकास, जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी हमारे देश में तो विकास कैसे होगा, क्या विकास होगा? मेरा मुद्दा विरोध का ये था। तीसरी बात कि गोड्डा एक सब वाटर क्राइसिस जोन है, वहां पानी का पहले से जो है कमी है और वहां 1600 मेगावाट बिजली का प्लांट लगेगा, जिसमें कंपनी का डीपीआर कहता है, उसका जो शब्द है वो कहता है कि उसमें 16 करोड़ लीटर प्रत्येक दिन पानी का कंजम्पशन होगा। 16 करोड़ लीटर पानी कोई कम नहीं होता है, आप समझ सकते हैं कल्पना कीजिए। ये डेली का कंजम्पशन, उसमें 1820,000 टन डेली कोयला जलेगा, उससे कितने प्रदूषण होंगे? तो प्रदूषण का सवाल, पानी का सवाल, ये भी मुद्दा हमारा था। और इसके बाद कि हमारा गोड्डा झारखंड में है और गोड्डा शंकर के त्रिशूल पर है। शंकर के त्रिशूल पर रहेगा मतलब वहां एक एक्ट है जो आप भी जानते हैं, आपके यहाँ सीएम की एक्ट है छोटा नागपुर में, और हमारे एसपी की एक्ट है संथाल प्रोग्राम, जो हमारे पुरखों ने बलिदान दे करके सबसे तगड़ा कानून बनाया था। ऐसा कानून अंग्रेजों से लड़ करके वहां के लिए स्थापित कराया था जो देश के अंदर कहीं नहीं, कि वहां ट्रांसफरेबल जमीन है नहीं किसी। यहाँ तो अपने आदिवासी के बीच ट्रांसफर भी है, वहां वह भी नहीं है। किसी जाति की जमीन में कोई दूसरी जाति ले सकता है, इवन की आपस में भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नो लीज है। उस कानून का ताक पर रख करके और जो भारत सरकार ने कॉर्पोरेट के लिए पहले एक कानून बना चुकी थी भू अर्जन 2013, उसके तहत उसको लेने का एक कॉर्नर दिया। क्या कॉर्नर दिया? कि लोक प्रयोजन के लिए जमीन ली जा रही है। लोक प्रयोजन एक बड़ा अच्छा सुखद ये है, सबको लगने लगता है सब नहीं, लोक प्रयोजन लोगों के प्रयोजन के लिए, देश हित के लिए, तो क्यों नहीं जमीन दोगे? जबकि उसके पहले आज तक सारे लोग प्रयोजन सदे उसी कानून के उस कानून के रहते हुए मंदिर बना, मस्जिद बना, रोड बना, स्कूल बना, धर्मशाला बना, तमाम चीजें कल कारखाने जो भी है सब बनते आया, कहीं कोई तरह का ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक बहाना लोक प्रयोजन का दे करके और जमीन अधिग्रहण कॉर्पोरेटों के लिए रातों रात हजार बीघा जमीन उसके लिए इसलिए कानून बन गया, जो सारे लोग जानते हैं, उसके लिए मैं जानना नहीं चाहता सारे। तो उसके लिए वो कानून बन करके आया और उसी के तहत जो है वहां भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उस भू अधिग्रहण में जो खेल हुआ उस समय रघुवर सिंह दास की सरकार थी स्टेट में, और क्या करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार, दोनों एक
तब फिर किसका डर? सारे कानून को ताक पर रख करके उस भूअर हम उसके जितने किसानों की ओर से थे, तो मैं चिल्लाते रहा गया कि भाई कम से कम भूअर्जन 2013 के लाइट में भी यह काम हो, मतलब उसके ऐसे भी हो, लेकिन सारे कानून को रख गया। क्या जन सुनवाई भूअर्जन 2013 में नहीं था, सेक्शन 6? लेकिन जन सुनवाई कैसे हुई? अगर वो दृश्य सामने रखा जाए तो रोंगटा खड़ा हो जाएंगे लोगों का। कहीं जन सुनवाई पुलिस के ही होता है, जन सुनवाई तो पुलिस में होनी चाहिए थी, लेकिन जन सुनवाई में लगा कि पुलिस की छावनी वहां है, लगा बहुत बड़ा वहां कोई टेरर, बहुत बड़ा कोई ऐसा आ गया है कुछ समस्या, तो पुलिसों की चारों तरफ छावनी कर कम से कम 60-65 गाड़ियां, बड़ी और छोटी गाड़ियों में पुलिस और बंदूकधारी पुलिस, लेडीज पुलिस, सभी तरह की पुलिस वहां पर जाए, पैरामिलिट्री सारे पुलिसों का इंतजाम कर दिया और बैरिकेडिंग इस कदर के किया गया कांटों के तार का कि उसमें जो है लोगों को देखते रहता था कि अंदर जाएंगे, जब कोई तरह का अगर वहां ढनमन हुआ तो फिर कैसे निकलेंगे। और ये कहा भी गया खास करके आदिवासी गांवों में कि अरे तुम वहां जाओगे तुम मारे जाओगे, साले जाओगे न करना। और इस तरह से विभिन्न लोगों को डरा दिया, कुछ न जाना। और रातों रात जो है मैनेज करके भाड़े पर ला करके लोगों को जो है बाहर के लोगों को, मजदूरों को और तरह के लोगों को बुला करके उसको 200-400 रुपया दे करके कि 1 घंटा के लिए खाली मुंडी गिराओ ना, आकर के तुमको 500 रुपया मिल जाएगा, 600 रुपया, और उसको और रातों रात एक पर्ची इतना सब कार्ड पास उन लोगों ने जारी करा दिया और सारे लोगों को बांट दिया कि आज अडानी कंपनी का जन सुनवाई है। और बस वही लोग उसमें वहां पर गेट पर उन्हीं लोगों को पास दिया, उन्हीं लोगों को एंट्री दिया जिसके पास वो कार्ड था। दूसरी तरफ जो जनविन लोग थे क्षेत्र के, हमारे जैसे लोग, किसान जिनकी जमीन जा रही है, जो उसमें प्रभावित है क्षेत्र के लोग, उनको किसी को नहीं जाना दे। सिर्फ जो लोग उसमें ये थे तो कुछ चंद लोग जो जमीन देने के लिए लोलुप थे, कुछ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो बाहर में रहते हैं, बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सवर्ण टाइप के लोग हैं। वो जाति सीने में कहता हूँ सवर्ण, आजकल सभी में सवर्ण हो गया, आदिवासियों में सवर्ण हो गया, मैं ये बात बड़ी ऐसे बोलता हूँ। तो ये कुछ सवर्ण टाइप के लोग जिसके स्वभाव असवर्ण हो गया, तो वैसे कुछ लोगों को जमीन लगा कि जमीन बेकार है, तो वो कुछ लोग सामने खड़े थे अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम तो सहमत है, कंपनी लगाना चाहते हैं, इससे विकास होगा, देश क्षेत्र का विकास का रोजी मिलेगी, तरह तरह का जो धमकी पीटे गए। तो इस तरह से जो जन सुनवाई की गई और लोगों को घुसने नहीं दिया। इवन कि मैं जब 450 किसानों का एफिडेविट लेकर के विरोध में खड़ा था, मुझे भी वहां घुसने के लिए नहीं दिया गया। मेरी बात को जाने दीजिए, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदीप यादव जी, बगल उनके क्षेत्र का भी अधिग्रहण हुआ है, उनको भी वहां घुसने नहीं दिया और आधा घंटा के अंदर जन सुनवाई पूरा कर दिया गया, दाहिने बाएं करके सारे शासन के लोगों ने मिलकर के और उसको क्लियरेंस दे दिया कि हाँ जन सुनवाई बड़े अच्छे ढंग से हो गया कंपनी के पक्ष में। तो इस तरह से जन सुनवाई हो गई और इसके बाद क्या हुआ कि ये अब जन सुनवाई, अब क्या हो गया कि अधिग्रहण में उसकी सहमति, जमीन देने की सहमति, उसमें सब तरह का हुआ, दाहिना बायां टीप दस्तखत, जो लोग बाहर में वो बाहर में रह गए उसका टीप दस्तखत। कहने का मतलब ने पहले कहा कि सारे कानूनों को ताक पर रख करके जमीन अधिग्रहण। और फिर इसके बाद तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को जो तरह तरह से डरा के धमका के, जो हमारे साथ भी लोग थे उसको भी डराया धमकाया, है तुम इसके पीछे हो, क्या मिलेगा, चलो वहां देखे, खाली नाम लिखाओ ना, खाली डंडा घुमाना ना, खाली गाछ में नंबर लगाना ना, ये करना वो करना, तुम लोगों को मिल जाएगा 200, 2000, 4000, 5000 रुपया महीना। और इस तरह से करके जो है स्थानीय लोगों को थोड़ा, जो भूमिहीन लोग थे, मैंने लोगों से ये भी कहा कि भाई भूमिहीन लोग जो है जो क्षेत्र के प्रभावित हैं वो भी तो कम से कम हमारे साथ है, लेकिन उसको भी टिकने नहीं दिया। लाचारी क्या करते लोग, हमारे खुद 2-3 भाई जो है टिक नहीं सके, जबकि मैं आज तक खड़ा हूँ, आज भी मैं सहमति नहीं दिया हूँ। आज भी हमारी 5 एकड़ जमीन उसमें गई, जिस 4 भाइयों का, तो 5.5 एकड़ तो मेरे हिस्से का मैं आज भी, जिसमें 70 लाख रुपये आज भी मेरा जो है, और मैं आज तक सहमति नहीं दिया। लेकिन कई लोग इसमें खड़े रहे, 2-4 लोग, तो और वो भी सब चले, अब तो मैं अकेला रह गया। ये स्थिति है, तो ये मैं कर रहा, इस तरह से जमीन अधिग्रहण हुआ। और अब जो है स्थिति ये है कि कंपनी का काम रात दिन चल रहा है
और वो जो कहा गया था कि बगल से वहां से पानी नहीं लिया जाएगा, आज लोगों को, किसानों को, अगल बगल के किसानों को लोग देकर के लालच देकर के अब सभी जगह बोरिंग चारों तरफ पानी का लेयर शुरू हो चुका है। जो हम लोग ने पहले लोगों को कहा था कि पानी की समस्या आएगी, प्रदूषण की समस्या आएगी, वो सब शुरू हो चुका है। पानी से जा रहा है लेयर, लोग कुछ अब चूचा करने लगे हैं। तो इस कदर से इसके बाद क्या हुआ कि फिर उसमें जो लोग राजनीतिक लोग उसमें जुड़े, उसको भी धीरे धीरे इस कदर से शिकस्त दिया। आप सुने ही होंगे, पढ़े होंगे कि प्रदीप यादव भी उसको 5 महीना जेल में रहे। तो इस कदर से कंपनी ने और सरकार ने मिल करके पूरे तमाशा वहां किया और जमीन अधिग्रहण करके, और अभी जो है काम उसका चल रहा है राज्य में। तो स्थिति यहाँ तक आ चुकी है। और अब ये है कि अब जो हम वहाँ खड़ा हैं, चूँकि हमारे तो जो सारे लोग चले गए लाचारी मतलब चाहते हुए भी, अब हम इस प्रतीक्षा में, कोई जो कहावत है कि यही आशा जो अली गुलाब के मुँह कोई है तेरी बसंत की इंदारी वो, हम जानते हैं कि फिर साल 2 साल के बाद जो है वहाँ पर अब विभिन्न तरह की समस्याएं उठेगी। पानी का समस्या होगा, प्रदूषण समस्या उठेगा, और फिर लोग आएंगे, आना ही है। और तब उसके बाद में कानून में भी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये रही वहाँ की कहानी। अब रह गई बात कि इस भू अर्जन से, जैसा कि लोगों को उन्होंने पहले कहा था कि लोगों को रोजी मिलेगी, और इसी आधार पर बहुत लोग उसमें लोलुपता से जुड़े भी थे। तो कहीं भी मैं आपको कह देता हूँ कि कंपनी जहाँ भी जमीन ली है, मैं खनन क्षेत्र में भी, वहाँ भी मेरा कुछ एक्टिविटीज है, बगल में ECL है लमटिया, वहाँ भी मैं ECL के खिलाफ लड़ते आया। तो वहाँ भी जो है आप देखेंगे, अभी खनन की बात हो रही थी। पहली बात अब उस पर थोड़ा सा मैं अडानी का विषय को अब यहीं पर करना चाहता हूँ। अडानी के विषय मुझे इतना कहा जाए तो क्या मैं खनन पर थोड़ा सा बात करूँगा। अगर आदिवासी जमीन के बड़ाई होते हैं, रक्षक होते हैं, ऐसा क्यों होता है इसका भी थोड़ा सा मैं संस्कृति बता देता हूँ। शायद आप उसके बिल्कुल ये है, हम थोड़ा सा जानते हैं आप ही लोग। मर जाओ मांगो नहीं अपने तनके का, परमारथ के करने मोहिन लगेला। ये एक जो है हमारे यहाँ एक संस्कृति है, कही जाती है, कहावत है। लेकिन इसका जिंदा मिसाल अगर है तो आदिवासी में है कि मरणोपरांत वो भीख नहीं मांगता। बेगर शब्द, भीख मंगा शब्द आदिवासी में नहीं है। दुनिया के सारे संप्रदाय, सारे धर्म, सारे जाति के लोग अंतिम स्थिति में अगर उसकी माली स्थिति खराब हो जाए, उसके बाल बच्चे अगर उसको कोई सहयोग न करे तो उसको भीख मांगना ही मांगना है, लाठी लेकर के कटोरा खाना है। किंतु आदिवासी भीख नहीं मांगता। दूसरी बात कि आदिवासी का सामूहिक श्मशान नहीं होता, उसका गोत्र का श्मशान होता। मरणोपरांत उसके लाश उसी जमीन में जाती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, यह जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, इसका जिंदा मिसाल है तो आदिवासी अभी तक आदिवासी सुरक्षित है कि उनके मरणोपरांत ये 5 तत्वों का यह शरीर बना है। उन्हीं के मिट्टी में, अपनी मिट्टी, जिस मिट्टी से वो खाया है, पिया है, लोटपोट किया है, जिस सराउंडिंग में वो रहा है, हवा पानी लिया, उसी में वो उसका 5 तत्वों में विलीन होगा। यह जो कॉन्सेप्ट है हमारा धार्मिक कॉन्सेप्ट और सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट, उसको जिंदा रखा है तो आदिवासियों ने रखा है। पूरी के साथ कहता हूँ, मुझे गौरव है इसके कहने में, काश मैं अगर आदिवासी होता तो। लेकिन इसीलिए आदिवासी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो अभी कहा पहले कि अब आदिवासियों में भी सवर्ण पैदा ले लिए। लोभी लोग वही सवर्ण है, जिसमें लोभ है वो सवर्ण है। संपत्ति बनाने का, जिसमें शोहरत बनाने का जिसमें आ गया, वही हो गया सवर्ण। तो मैं देख रहा हूँ अभी तालधारी एक गांव है हमारे यहाँ गोड्डा जिला में, वहां चल रहा है ECL के साथ और पूरे प्रशासन के साथ खड़ा है वहां के लोग की जमीन नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, पूरे गांव के लोग। लेकिन उसमें चंद मिर्जाफर हैं, वो मिर्जाफर जो सरकारी सर्विस करते हैं, संपन्न है सब तरह से। अब वो लखपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जमीन बेकार है, हम करते भी नहीं है, चला हमारा भाई बतिया करके खा जाता है, हमको क्या मिलता है। तो इसलिए ये जमीन चली जाए कंपनी में तो 50 लाख बाद मिलेगा 1 एकड़ में,
अब वो उसके लोग लालच में भाइयों से अलग हो गया, गांव से अलग हो गया, गांव के लोगों ने उसको अलग कर दिया और तब भी वह जाके ईसीएल बैरक में है और उसका कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में जमीन को अर्जन होगा। अगर फूट हो जाएगा आप नहीं करना, तो समझ, अगर फूट ना हो तो नहीं। दूसरी बात, मैं एक बार काइंडली अगर 2 मिनट का समय मैं बहुत आम बात बोलने जा रहा हूं, मैं बहुत आम बात बोलने जा रहा हूं। खनन भी होना चाहिए। जमीन का लीज होता है, जानिए कौन? मैं लीगली पर कहना चाहता हूं, ये लोग नहीं जानते। जमीन का लीज होता है नहीं, उसके अंदर जो खनिज है उसका लीज होता है। तो भाई जमीन से कोयला निकालो, सोना निकालो, उसके बाद तुम हमको जो एग्रीमेंट तय है वो दो, उसके बाद जमीन आफ्टर ये उसको जमीन को पूरा करके फिर वापस कर दो। इसमें क्या दिक्कत? अगर एक्सटेंशन होगा तो फिर नए रेट पर जो है फिर नए सिरे से जो है लीज होगा, फिर हमको मिलेगा ये बराबर। चलो कोई बात नहीं है, क्या है कि देश का विकास होना है, कोयला भीतर रह करके सोना भीतर रह करके क्या होगा। लेकिन ये नहीं, आज 40 वर्ष 42 वर्ष से जो है हम देख रहे हैं ललमटिया में जमीन अधिग्रहण हुआ, 1 इंच भी किसानों को जमीन जो है वापस नहीं हुई। तो लड़ाई इसकी है। मैं लोगों को यही कहता हूं, क्यों नहीं जमीन, और सरकार से भी प्रशासन से कहता हूं, क्यों नहीं। तो ये बात हुआ कि जमीन देने से कोई इतराज नहीं है, जमीन देने से इतराज है, लेकिन ये एग्रीमेंट करो, स्वस्थ एग्रीमेंट करो, जमीन देंगे और क्रमशः जो है उसको खोदो, प्लान करते जाओ, उसके जमीन करके वापस करते जाओ। क्यों नहीं देगा किसान जमीन? देगा। तो ये बात को, इस चीज को बढ़िया से अगर गहराई से समझ लें, और फिर उसका लीज प्लान है, मैनेजिंग प्लान है, वो प्लान करने का। तो धन्यवाद बहुत और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए सोशल एक्टिविस्ट साथियों, विषय बहुत प्रिय है। हमारा कभी दिमाग में आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कहाँ हम शुरू करते हैं और स्वशासन कैसे प्रारंभ हुआ, वह स्वतः सभी करें आदिवासी समाज है। ये बहुत सारी चीजें छिपाई गई, पिटारा हमको करना पड़ेगा और तभी हम लोग अपने समाज पर, अपनी भूमि पर पहले हम शुरू कर देते हैं। देखिए हम लोग के इस घटना को ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जिला नहीं कर जंगलवाद जो पदाधिकारी मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त होते थे, उन लोग को जंगलवाद मजिस्ट्रेट महल संपत्ति, यहाँ जंगल की संपत्ति भरा पड़ा है, इसी क्षेत्र को जंगलवाद बाद में जिला में ये इस देश सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करते करते सत्ता पर आसीन, जब सत्ता पर आसीन हो गया तो उसका माइंड स्ट्राइक किया, इस देश में कौन ऐसा समुदाय है जो अपनी परंपरा से, रूढ़ी प्रथा से सुशासित शांति व्यवस्था देखा तो आदिवासी समाज, बाकी समाज अब जहाँ रूढ़ी प्रथा से आदमी सुशासित है, शांति व्यवस्था, वहाँ अगर सरकार द्वारा ऊपर से कानून को थोपा जाए, सुशासन बाधित हो, शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। इसीलिए इसके लिए कंपनी ये आदिवासी इलाका में कोई सरकारी कानून एप्लीकेबल नहीं हो, उनकी जो अपनी रूढ़ी प्रथा परंपरा कानून होगा, सरकारी कानून लागू नहीं होगा। इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्र को क्या नाम लोगों ने उस समय नॉन रेगुलेशन एरिया, नॉन रेगुलेशन का मतलब
एक क्षेत्र यहाँ सरकारी कानून अप्लीकेबल नहीं होगा, रूढ़ी पर तहरीर शासन व्यवस्था होगा। ये देन है ईस्ट इंडिया कंपनी। और जनरल एरिया को रेगुलेशन है, वहाँ सरकारी कानून को कितनी भी बातें 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो। अच्छा उस समय एक राज्य हम लोग बना दिया, बहुत लंबा इसलिए नहीं बोलना चाहिए। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से आप लोग वाकिफ है? ये आदिवासी बहुल एरिया का एक सब प्रोविंस था, उसको नॉन रेगुलेशन प्रोविंस क्या है, क्या बोलते हैं 1858 सिपाही विद्रोह के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मर्ज किया, तब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदल दिया गया बट्टानारा पुलिस। लेकिन तब तक हम आदिवासी के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन मेन मांगे 1874 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट 1874 किस नाम है? शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट नहीं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये 1878 और उसमें क्या कि शेड्यूल एरिया में बाहरी आदमी जा नहीं सकता बस में, बहुत बड़ा विषय है, ये तो खत्म नहीं। तो ये हम लोग सोचते हैं आजकल कि शेड्यूल एरिया किसने बना दी, हम लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद भारत सरकार ने शेड्यूल एरिया बना के नहीं, ये ब्रिटिश लोग। उसके बाद सभी जानते हैं बिरसा मुंडा का आंदोलन, भगत सिंह का आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय कोई पार्लियामेंट असेंबली नहीं होता, हंगामा करने से जो हमें इच्छा होती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रारंभ होने के बाद, चलने के बाद कोई कानून नहीं बना है। तब 1918 में मॉन्टेग्यू चैंस हो गया और संविधान का प्रारूप बना। उसी प्रारूप पर आधारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, जिसको भारत अधिनियम 1919 हो गया, और उसमें जो नॉन रेगुलेशन एरिया पहले तो बना नहीं था, इसे विधिवत क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र पर नॉन रेगुलेशन। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 बना, उसमें ट्राइबल एरिया का दो भाग, होली एक्सक्लूडेड एरिया, पूर्णतः बंधित क्षेत्र, और पार्शियली एक्सक्लूडेड आंशिक बंधित। और इसको रख करके इस क्षेत्र को किसी राज्य प्रोविंस का अधीन नहीं रखा, किसी स्टेट गवर्नमेंट का अधीन नहीं रखा, दो के संयुक्त जवाबदेही है। इस एरिया का शासन प्रशासन कौन? गवर्नर और गवर्नर। स्टेट को कोई अधिकार नहीं, मैंने स्टेट से बाहर ये ट्राइबल बहुल एरिया को रखा, ठीक है। उसके बाद 1929 जो भी ईयर साइमन कमीशन, सुने होंगे आपको, साइमन कमीशन का विरोध है जगह जगह। साइमन गोबैक इन नारा के साथ जगह जगह आंदोलन क्यों हुआ? साइमन गोबैक का नारा लगा के मालूम है आपको? नहीं। अच्छा उसी साइमन गोबैक के आंदोलन में क्या पंजाब के नाम बोल रहे हैं, लाला लाठी चार्ज में मारा गया, क्यों विरोध हुआ? कभी के डीप में गए? भारतीयों का आदिवासियों को छोड़कर बाकी भारतीय ये सबसे ज्यादा मॉन्टेग्यू चैंस कोटा करके आदिवासियों को इतना अधिकार
कर दिया। अब साइमन कमीशन की ये स्टैट्यूटरी कमेटी ये आदिवासियों को और अधिकार दे, इसीलिए इसका विरोध कर, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी साइमन कमीशन काम किया। इसके ड्राफ्ट के पर आधारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भारत अधिनियम 1939, लेकिन उसके पहले एक और छिपी हुई बात आती है। ये तब तक क्या नाम वो आजादी के पक्ष में नहीं, क्यों नहीं थे इसको याद। उस समय तक हरिजन जब अपने घर से निकलता था कमर में झाड़ू बांध के निकलता, रास्ता पर चले तो पद चिन्ह उसका नृत्य, और गर्दन पर टंगी टांगे बोलते हैं हंडी झूला करके जाति पर नहीं, लेकिन उस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरिजनों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया और भी कुछ अधिकार दिया। तो उसका माइंड है कि इसी तो अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम लोग के स्कूल खोल दिया और सरकार ने नौकरी भी देगा। अगर आजादी मिलेगी जो हम लोग झाड़ू बनवा रहा हंडी झुलवा रहा, उसके बाद पता नहीं आजादी मिलने के बाद यहाँ के लोग क्या करेंगे, इसे तो अच्छा ब्रिटिश को उसका दिमाग में था। लेकिन जब साइमन कमीशन आया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दो फैसला किया कि आदिवासी हरिजन को पार्लियामेंट असेंबली में रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में जिस सीट को जिस जाति के लिए रिजर्व किया जाता वोटर जो वही सपोज कीजिए कि अगर आदिवासी है वोटर केवल आदिवासी होंगे, सिंगल इलेक्टर रोल, एकल निर्वाचन नामवाली के साथ चुनाव। क्यों? अगर अपने समाज का ही वोट से वह जीत जाता तो चुनाव जीतने के बाद वह जीतेगा। अपने समाज के पास प्रति उनका वैलिटी रहेगा, समाज के साथ कभी नहीं तो सिंगल इलेक्टर रोल अपनी जाति के वोट से लड़ेंगे, जीतेंगे, समाज को कभी नहीं भूलेगा, समाज की सुरक्षा रहेगा। लेकिन अगर जॉइंट डायरेक्टर रोल क्या दूसरे लोग भी वोट देंगे, दूसरे तो पढ़े नहीं, धन संपत्ति है और उन्होंने संगठन भी है, तो चुनाव जीतने के बाद उन लोग आदिवासी में नहीं हो उसको अपने ओके, और उन लोग जो बोलेगा वही करेगा, समाज को भूलेगा, समाज नहीं। दूसरा उन्होंने डिमांड रखा कि आदिवासी हरिजन को सरकारी जॉब में रिजर्वेशन हो। जब तो उनका जिंदगी जीवन को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, तब उन्होंने कहा ठीक है जॉइंट डायरेक्टर रोल क्या था चुनाव हो, सिंगल डायरेक्टर रोल क्या नहीं हो, और सरकारी सेवा में रिजर्वेशन आदिवासी मिले। अगर ये आप लोग शर्त मानते हैं तो हम इसलिए तो सम्मेलन में इस बात को माना गया। तो अब जैसे माना, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा उसको सम्मेलन नहीं कहा गया, क्या कहा गया आप लोग को मालूम है? पूना पैक्ट। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? पूना पैक्ट।